अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसकी टाइप्स कितनी है और हम देखेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर है क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, हम इसको अगर बाय डेफिनेशन देखें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेके उसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। अब जो भी कंप्यूटर है आपके पास, मतलब मोबाइल भी एक कंप्यूटर होता है। इन सब के काम करने का तरीका सेम होता है। कंप्यूटर जो भी होता है हमारे पास फॉर एग्जांपल मोबाइल है, कैलकुलेटर है, जो भी है, इन सब ने सिर्फ 3 काम करने होते हैं। इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और हमें आउटपुट जनरेट करके देते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि कंप्यूटर सिर्फ 3 ही टास्क करता है। इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। अब इनपुट जो हम उसे देते हैं, ये हम कैसे देते हैं, हम कंप्यूटर को कैसे बताते हैं कि इस इनपुट को ऐसे जनरेट करो, इस इनपुट पे ये प्रोसेस करो, इस इनपुट पे ये प्रोसेस करो। ये कंप्यूटर को कौन बताता है? ये हम बताते हैं। अब कंप्यूटर को हम 2+2 दे रहे हैं, वो आंसर हमें 4 दे रहा है, क्योंकि प्लस का मतलब हमें पता है कि ऐड करना होता है। कंप्यूटर को तो नहीं ना पता कि प्लस का मतलब ऐड करना होता है। और 2 - 2 कर रहे हैं तो कंप्यूटर हमें आंसर 0 देता है। अब उसे क्या पता कि माइनस करने से आंसर 0 आए और प्लस करने से आंसर 4 आए। कंप्यूटर को कौन बताता है? ये बात कंप्यूटर को हम बताते हैं। कंप्यूटर को हम कैसे बताते हैं? कंप्यूटर को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए बताते हैं। अगर कोई प्लस इंटर करता है तो हमें आंसर ऐड होके दे, तो अगर कोई माइनस प्रेस करता है तो सब्ट्रैक्ट करके दे। ये तो हो गई कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जैसे मैं बता चुका हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे सके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि किस केस में क्या करना है। सिर्फ इसलिए यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका और कोई मकसद नहीं है। कंप्यूटर को हम सिर्फ ये बताते हैं कि किस वक्त क्या करना है और किस टाइम क्या नहीं करना। अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कंप्यूटर को हम कोई इंस्ट्रक्शन दे सकें। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है, और बाइनरी लैंग्वेज क्या है? 0 और 1। इसके अलावा कंप्यूटर और कुछ नहीं समझ सकता। फॉर एग्जांपल, हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि हम कंप्यूटर को ये बताना चाह रहे हैं कि ये 2 नंबर लो और इसको ऐड करके हमें रिजल्ट दो। हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे? हम इंस्ट्रक्शन देंगे कैसे? क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ सकता है और कोई लैंग्वेज समझ नहीं सकता। तो इसलिए हमें उसे जो भी कुछ बताना होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में बता सकते हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटर को और किसी लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। अब यहाँ बात आती है कि बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कंप्यूटर और कोई लैंग्वेज समझ क्यों नहीं सकता। इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक वीडियो में कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज समझ क्यों नहीं सकता, और बाइनरी को जो समझ सकता है ये कैसे समझ सकता है। बस इस वीडियो में आप ये बात याद रखें कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज समझ नहीं सकता। हम जो भी कंप्यूटर को टास्क देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो बाइनरी में ही देते हैं। इसके अलावा किसी लैंग्वेज में हम नहीं देते। मैंने जो कोड अभी बताया था बाइनरी लैंग्वेज का, ये जो लिखा हुआ है कि हम इस प्रोग्राम में 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, ये हमें अब सही तरह से समझ नहीं आता क्योंकि ये है ही 0 और 1 के फॉर्म में। इस प्रोग्राम में अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एरर आ जाए तो हमें फाइंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ किस चीज़ से सेपरेट है। अब क्योंकि हम इसमें एरर को फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लगाना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया था। असेंबली लैंग्वेज क्या है, हम इसको भी थोड़ा वीडियो में आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये अब अगर देखें असेंबली लैंग्वेज में हम सेम प्रोग्राम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये 2 नंबर ऐड करने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं तो ये प्रोग्राम कुछ ऐसा लगेगा। अब इस प्रोग्राम को हम नॉर्मली पढ़ सकते हैं। अब ज्यादातर लोग इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं क्योंकि ये अब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब ये प्रोग्राम हमें तो समझ आ रहा है, हम में से मतलब मैक्सिमम लोगों को तो समझ आ रहा है, लेकिन
जैसे हमने बोला था कि एक कंप्यूटर जो है वो इसको समझ नहीं सकता, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी को समझ सकता है, या तो 0 को या 1 को। अब कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये सब कोड्स हैं। अब असेंबलर इन कोड्स को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर जो है ये कोड को कैसे कन्वर्ट करता है, एक असेंबलर काम कैसे करता है, ये सारा कुछ हम एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज की वीडियो के लिए आप यही याद रखिए कि असेंबलर जो होता है असेंबली के कोड, असेंबली लैंग्वेज के कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ तक तो ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में हमने जो कोड लिखा वो हमें समझ आ रहा है। लेकिन अगर ये प्रोग्राम सिर्फ सम का ही ना हो, ये प्रोग्राम कुछ ज्यादा लाइंस का हो, मतलब कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये उसका अगर प्रोग्राम हो, फिर ये कैसा होगा? तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोग्राम है। अब ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, जो यूजर से दो इनपुट नंबर लेके उनको फिर यूजर के मुताबिक सम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह के ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट जनरेट करता है। अब ये तो सिर्फ एक कैलकुलेटर का कोड है जो इतना लंबा हो गया है। अब अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसका कोड तो बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा, जिसको फिर मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये तो हो गई एक प्रॉब्लम असेंबली लैंग्वेज की। दूसरी मेन प्रॉब्लम की बात करें, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा, आपने दूसरे कंप्यूटर को दिया, तो वो प्रोग्राम उस कंप्यूटर में रन नहीं होगा, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज का जो कोड हम लिखते हैं वो सीपीयू, मतलब जो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू है, सीपीयू चिप है, उसके मुताबिक लिखते हैं। अब अगर कंप्यूटर 64 बिट है तो उसके लिए हम अलग प्रोग्राम लिखेंगे, अगर 32 बिट है उसके लिए अलग प्रोग्राम लिखेंगे। इसी तरह जितने भी आर्किटेक्चर मुख्तलिफ होंगे दूसरे से, हमें उन सब के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब ऐसा तो हो नहीं ना सकता कि अलग अलग कंप्यूटर के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम लिखेंगे और फिर उनके जब आर्किटेक्चर भी डिफरेंट होंगे तो फिर 32 बिट का 32 बिट में भी नहीं चलेगा, तो जो डिफरेंट आर्किटेक्चर है उसके लिए भी अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो अब ये तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि हम अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखें। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो हम इन्हें टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हम जैसे देख चुके हैं कि बाइनरी लैंग्वेज है एंड असेंबली लैंग्वेज, इन दोनों को हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो हमारे पास आती है सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा। हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन क्योंकि हम ये हमारा इस कोर्स का जो मेन मकसद है वो है सी प्लस प्लस, तो हम सी प्लस प्लस को ही एक्सप्लेन करेंगे। अब जो हमने प्रोग्राम लिखे थे, पहले तो वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं ना, कि जो हमने प्रोग्राम लिखे थे सम, दो नंबर को सम करने के लिए। अब वो प्रोग्राम हम सी प्लस प्लस में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ये जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा। अब हम ये जो हमने लैंग्वेजेस में कोड लिखे हैं, इन्हें अब अगर हम कंपेयर करें तो सी प्लस प्लस का जो कोड है वो सबसे शॉर्ट है और हमें समझ भी सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। सेम क्वेश्चन असेंबली की तरह यहाँ भी आता है कि कंप्यूटर इसको समझ नहीं सकता, इसको अब कंपाइल किया जाता है। अब क्योंकि सी प्लस प्लस जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, अब कंपाइलर का काम क्या होता है मैं अभी इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन कंपाइलर एंड असेंबलर इन दोनों पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं असेंबलर एंड कंपाइलर दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब कंपाइलर काम क्या करता है, ये सिर्फ हमारे सी कोड को, या मतलब जो भी हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ कोड है उसको कंपाइलर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ ये तो आपको समझ आ गई होगी कि सी प्लस प्लस यूज क्यों करते हैं। सी प्लस प्लस हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो कोड हम लिख रहे हैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हो, उसको इजीली कोई भी पढ़ सके। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको एक प्रोजेक्ट मिले, तो प्रोजेक्ट जो है उस पे एक बंदा तो काम नहीं ना करता, उस पे काम सारे करते हैं, मतलब एक टीम काम करती है। तो आपका कोड, आप अपने हिस्से का कोड लिखेंगे, दूसरा बंदा अपने हिस्से का कोड लिखेगा, सारे अपने अपने हिस्से का कोड लिखेंगे। अगर वही कोड लोग जो है वो बाइनरी लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे
तो उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। बाइनरी लैंग्वेज में अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा तो मतलब समझते समझते ही आपको कई दिन लग जाएंगे। और इसी तरह अगर कोड को C++ या हाई लेवल लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया तो कोड आप एकदम समझ जाएंगे। और अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को असेंबली लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज के साथ कंपेयर करें तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ये टाइम ज़्यादा लेती है एग्जीक्यूट होने में। हाई लेवल लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा टाइम लेती हैं एग्जीक्यूट होने में एज कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उन्हें कंपाइल होना पड़ता है बाइनरी में, तो ये जो कन्वर्जन होती है इसमें टाइम लग जाता है। अब हर लैंग्वेज को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में हमें ग्रामर के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है इन्हें लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करते तो हमारे पास कंपाइलर एरर जनरेट करता है। अब सबसे पहले अब हम देखते हैं कि C++ के कोड को हम लिखते कहाँ हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है कि C++ के कोड जो होते हैं इन्हें हम लिखेंगे किधर और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। C++ के कंपाइलर हमारे पास कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स की। अब C++ के प्रोग्राम जो है ये सिंपल नोटपैड पे भी लिख सकते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं कि नोटपैड पे मैंने प्रोग्राम लिखा, और इसकी एक जो प्रोग्राम को सेव करते वक्त आपको एक बात याद रखनी चाहिए, मेन बात जो है ये कि प्रोग्राम को सेव करते वक्त आप नेम कोई भी रख सकते हैं प्रोग्राम का, और एंड पे .cpp डालना जरूरी होता है। अब cpp का मतलब क्या है, C++, जो कि एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशंस कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, अलग अलग एक्सटेंशंस कौन सी हैं, एक्सटेंशन मतलब अलग अलग एक्सटेंशंस का क्या काम है, ये सारी चीज़ें भी एक वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं कि एक्सटेंशंस को मतलब कौन सी एक्सटेंशन किस लिए यूज़ होती है। मेन एक्सटेंशन जो होती है इनकी हम बात करेंगे कि कैसे यूज़ होती है और क्यों यूज़ होती है। एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, इनको सारे को इन सब को कवर करना बहुत मुश्किल है। तो मेन जो है ये मैं किसी वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम इसकी बात करते हैं कि नेम आपने लिखा और आगे उसके आगे .cpp डालना ज़रूरी होता है। तो ये आपके विंडोज़ को ये बताता है कि ये जो फाइल है ये C++ की फाइल है, इसको C++ के कंपाइलर और जो उसके रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करना है। ये कोड अभी जो मैंने सेव किया है, अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इसको एक्सप्लेन किया नहीं है। अभी तक हमने इसके रूल्स को C++ के रूल्स को एक्सप्लेन करना है, ये काम कैसे करती है, बेसिक एक हेलो वर्ल्ड जो प्रोग्राम होता है वो कैसे लिखते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारा कुछ हम करेंगे। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं कि हम C++ के कोड को लिखते कहाँ हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप विंडोज़ के अंदर ही जो नोटपैड आपके पास डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है उसके अंदर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नोटपैड को यूज़ करते हैं और आपने फाइल बना ली तो उसके लिए आपको फिर एक कंपाइलर भी डाउनलोड करना पड़ेगा, C++ का कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा। मेन जो कंपाइलर्स यूज़ होते हैं C++ के लिए उनमें से मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे है हमारे पास इंटेल C++ कंपाइलर, GNU कंपाइलर, MinGW64, ये जो है ये मेन कंपाइलर्स हैं। ये मेन कंपाइलर हैं जो C++ के कोड को मतलब कंपाइल कर सकते हैं। इसके अलावा भी C++ के कंपाइलर मौजूद हैं, लेकिन जो मेन यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, मैं भी जो यूज़ करता हूँ वो है MinGW64। अब कंपाइलर को अलग से डाउनलोड करना और उसको इंस्टॉल करना फिर उसको सेटअप करना, ये सारा कुछ तो मुश्किल है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं। इनमें मतलब VS कोड, विजुअल स्टूडियो, डेव C++ एंड टर्बो C++। टर्बो C++ खुद भी एक कंपाइलर है और ये प्रोग्राम को लिखने का एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो मेन सॉफ्टवेयर है जिन पे हम C++ के कोड लिखते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे, इन्हीं में एम्बेडेड कंपाइलर लगे होते हैं C++ के। अब ये आपकी मर्जी है कि आप नोटपैड को यूज़ करके एक सेपरेट कंपाइलर यूज़ करना चाहते हैं या इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ करके मतलब उसी का एम्बेडेड कंपाइलर यूज़ कर लें। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में विजुअल स्टूडियो को सेटअप करके
वीडियो को एंड कर देंगे, तो अगली वीडियो में हम C++ के जो है बेसिक ग्रामर जो होती है उसको एक्सप्लेन करेंगे। विजुअल स्टूडियो ये हमारे पास एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। इसमें इस पे आप C++ और भी बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस पे कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो भी लैंग्वेज आप यूज करना चाह रहे हैं उसके रिलेटेड कंपाइलर आप इसके अंदर डाउनलोड करते हैं, तो बस ये आपके लिए सारा कुछ रेडी कर देता है। इसको डाउनलोड कैसे करते हैं? सबसे पहले आप ये जैसे इस वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल को ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विजुअल स्टूडियो, जो फर्स्ट लिंक है इस पे क्लिक करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट लिंक जो है इसको आप ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास कम्युनिटी, प्रोफेशनल एंड एंटरप्राइज 3 तरह के डाउनलोड प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये जो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, IDE है, ये फ्री नहीं है, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। इसके कुछ फीचर जो है वो फ्रीली अवेलेबल हैं, जिसको कम्युनिटी में डाला गया है, मतलब कम्युनिटी वर्जन में। हम इसे बोलते हैं कि ये कम्युनिटी वर्जन है, तो आप कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करेंगे। कम्युनिटी वर्जन हम इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि हम बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हमें ऐसा मतलब कोई एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे जिसमें हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करेंगे। तो आप जो है कम्युनिटी लेवल, इस पे हम अपना कोड बिल्कुल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिटी वर्जन है इस सॉफ्टवेयर का, ये हमारे लिए काफ़ी है। ये हमारे कोड को बिल्कुल एग्जीक्यूट कर सकता है, जो हम चाहते हैं वो ये कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी तक इतने बड़े सॉफ्टवेयर बना नहीं रहे जिसके लिए हमें पेड सॉफ्टवेयर लेने पड़े जिस पे हम अपना प्रोग्राम लिखें। अब कंप्यूटर में इसे डाउनलोड करने के बाद आप अपने डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे इसका जो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटेबल फाइल है इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, रन करेंगे इसे। डबल क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, तो आप थोड़ी देर इसके लिए वेट करेंगे। उसके बाद आपको ये लिस्ट शो करता है कि आप मतलब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए बनाया गया है, तो हमें सिर्फ C++ ही करनी है। हमें सिर्फ C++ का कंपाइलर ही चाहिए, तो हम सिर्फ ये जो ऑप्शन है डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++, इसको चेक करके नीचे जो है इंस्टॉल व्हाइल डाउनलोडिंग इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा C++ का जो एडिटर है इसको इंस्टॉल, C++ का कंपाइलर जो है इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। इसका साइज GB मतलब 1 GB से कुछ ज़्यादा है, तो ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप ये कितना टाइम लगाएगा। एक दफ़ा इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसे यूज़ करने के लिए, फिर आप इसको ऑफलाइन पे ही यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद सारा कुछ सेटअप होने के बाद आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपने जो नीचे लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, आपने इस पे क्लिक करना है क्योंकि हम एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एम्प्टी प्रोजेक्ट, कंसोल ऐप, ये सारा कुछ। तो हमें एक एम्प्टी प्रोजेक्ट चाहिए, हम एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हम एम्प्टी प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे, जिस पे आप यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बेसिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे कैलकुलेटर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम कैलकुलेटर की ऐप बना रहे हैं उसको हम कैलकुलेटर का नाम ही दें, हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए उसका नाम कैलकुलेटर रख देते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट का नाम डिसाइड करने के बाद नीचे हमारे पास लोकेशन दी होती है। अब इसका मतलब कि आप अपनी फाइल को आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आप कौन सी जगह सेव करना चाह रहे हैं, आप कौन सी ड्राइव में सेव करना चाह रहे हैं, आप डेस्कटॉप पे करना चाह रहे हैं, आप किसी और D ड्राइव में करना चाह रहे हैं, E ड्राइव में करना चाह रहे हैं, C ड्राइव में करना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्जी होती है अपने प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है। तो आप यहाँ से कोई भी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी की लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है यहाँ पे एक D में अलग फोल्डर बनाया हुआ है, जैसे फोल्डर का नाम मैंने कोड 65 रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने रखा हुआ है C++ प्रोजेक्ट्स।
तो सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर मैं अपनी सारे प्रोजेक्ट्स को सेव करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये लोकेशन सेलेक्ट करके अपने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सेव कर लूँगा। ये सारा कुछ सेटअप करने के बाद आपने नीचे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की एक विंडो शो हो जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारा ब्लैंक प्रोजेक्ट था। इसमें हमारे पास, क्योंकि हमने कोई फाइल वगैरह कुछ अभी तक नहीं डाला इसमें, इसकी राइट साइड पे आपको कुछ फोल्डर्स नजर आ रहे होंगे। सबसे लास्ट वाला फोल्डर हमारे पास है सोर्स फाइल। सोर्स फाइल अब क्या होता है? सोर्स फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर जिसमें हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है। अब क्योंकि हमें एक न्यू फाइल बनानी है, तो इस पे सोर्स फाइल के फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है ऐड, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने क्योंकि न्यू सी प्लस प्लस की फाइल बनानी है, हमने यहाँ से न्यू को सिलेक्ट करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की एक विंडो शो होगी जिसमें आपसे सोर्स फाइल का नाम जो है वो पूछा जाएगा और उसकी टाइप पहले से ही सी प्लस प्लस सेलेक्ट होती है, आपको वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये नीचे जो लिखा हुआ है सोर्स डॉट CPP, आपके पास हो सकता है सोर्स 1 या कुछ इस तरह लिखा हो। तो आपने ये आपकी मर्जी होती है कि आपने इसका नाम क्या रखना है, सोर्स रखना है, मेन रखना है, जो भी रखना है वो आपकी मर्जी होती है। तो आप इसको रिनेम भी कर सकते हैं, अगर ऐसे ही रहने देना, अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे ही रहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, इसको एडिट ना करें। अगर रिनेम करना है तो अपनी मर्जी से कोई भी नाम इसको दे दें, लेकिन इसको नाम देना ज़रूरी है। और जैसे मैंने बोला था कि इसके लास्ट में डॉट CPP होना ज़रूरी है, तो आप सोर्स को तो रिनेम कर लेंगे, लेकिन इसके एंड पे जो लिखा हुआ है डॉट CPP, आपने वो रिमूव नहीं करना। नाम आप इसको अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन आप इसकी एक्सटेंशन चेंज नहीं करना। एक्सटेंशन चेंज करने से ये फिर सी प्लस प्लस की फाइल रहेगी नहीं, ये फिर .txt या कोई भी जो फाइल होती है वो फाइल बन जाएगी। तो आपने सोर्स को आप रिनेम कर सकते हैं, .cpp को रिनेम नहीं करना। नेम डिसाइड करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल ऐड पे क्लिक कर देना है, तो आपकी फाइल रेडी हो जाएगी। और ये फाइल कहाँ पे पड़ी होगी? आपने जो फोल्डर का लोकेशन सिलेक्ट किया था, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे किया था डी के अंदर कोड 65 का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने अपनी लोकेशन रखी थी प्रोजेक्ट की, तो मेरी फाइल वहाँ पे होगी। आपने जो लोकेशन दी होगी आपकी फाइल वहाँ पे पड़ी होगी। आई होप कि आपका भी एडिटर इंस्टॉल हो गया होगा, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो गया होगा। उसकी डाउनलोड का लिंक जो है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इंस्टॉलेशन में कोई एरर किसी को आया या कोई मसला हुआ तो वो नीचे कमेंट में बता दे, मैं आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो में हम बेसिक सिंटैक्स पढ़ेंगे इसका, और एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को बना के एग्जीक्यूट करेंगे।